तो आप कैसे हैं। आज से हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होगा, आप सभी ने स्कूल में कॉलेज में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास और भी नॉलेज है इस सिस्टम से रिलेटेड तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हम नर्वस सिस्टम के एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो बीएससी नर्सिंग में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ना, नर्वस सिस्टम में, उसमें अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम या वो सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सारा एक एक डिटेल यहाँ पे बताने वाली हूँ कि नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी, ठीक है, ये सभी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आप जो है पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, और समझ आए तो मुझे कमेंट भी करना, और ना समझ आए तो भी मुझे कमेंट करना, क्योंकि हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके क्लास में। आज ही आपका फर्स्ट क्लास है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका नर्वस सिस्टम का एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम, या आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम का स्टार्ट हुआ, है ना। नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, आप सभी को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट होते हैं। उसमें से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो आप सभी को पता होता है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो आपका फिटस बनते हैं, है ना, उसका जो 3 जर्म लेयर होते हैं, 3 जर्म लेयर यानी कि आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो 3 जो लेयर होते हैं उसमें से कौन से लेयर से आपका नर्व सिस्टम बनता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका एक्टोडर्म होता है ना, एक्टोडर्म से ही आपका नर्व सिस्टम के जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो सारे बनते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम, और कौन से डे पे इसका फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट होता है, सारा एक एक डिटेल जो कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, कितने अमाउंट होते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या है, हर एक एक चीज़ आपको लाइन से मैं बताने वाली हूँ। और ये सिर्फ एक ही क्लास में नहीं कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे लेक्चर मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरा ये खुद का हैंड रिटन नोट्स है आपके लिए। आप इस नोट से अपना जो कॉलेज के जितने भी कॉलेज के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो नर्सिंग के हो, चाहे आपके कोई भी कॉलेजेस के हो, है ना, या स्कूल के भी बच्चे हो, या पीएमटी नीट वगैरह की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इसको पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्व सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपके लिए ये तैयार हो गया, देख सकते हैं आप लोग। मैंने अपने हाथों से ही लिखे हैं, थोड़ा राइटिंग आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं रीड करते जाऊँगी, तो आप उसको नोट कर सकते हैं अगर कहीं पे समझ ना आए तो, ठीक है। बाकी आप कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरे नोट्स कैसे लगे, ये सारी चीज़। स्टार्ट करते हैं। आप सभी का नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस टॉपिक पे, हमारे इस नर्सिंग चैनल पे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास हमारा। आप सभी को मैंने बताया कि नर्व सिस्टम यानी कि कैसे स्टार्ट होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो फिटस है वो कैसे बनते हैं, मतलब एक न्यू ऑफस्प्रिंग का स्टार्ट कैसे होता है। तो आपका सबसे पहले पता है कि फर्टिलाइजेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, स्पर्म प्लस ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है 0 to 2 वीक में, ठीक है। 0 to 2 वीक में बनता है आपका जाइगोट, जाइगोट के बाद आपका फिटस बनता है। लेकिन फिटस बनने से पहले और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है जिसको 2 से 8 वीक तक का होता है, ठीक है। 0 to 2 वीक तक का आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। 0 to 2 वीक के बाद 2 to 8 वीक आपका एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है। इसमें क्या होते हैं, आपके जितने भी जर्म्स लेयर होते हैं, जर्म लेयर यानी कि आपका जो
आपका जो एंडोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, एक्टोडर्म, ये आपके बनते हैं और यहीं पे ही आपके मैक्सिमम ऑर्गन के फॉर्मेशन भी होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, सारे ऑर्गन यहाँ पे बनते हैं। बनने के बाद ये जो टाइम होता है 2 से 8 वीक तक का एम्ब्रियोनिक लाइफ कहलाता है। अब इस 8 वीक से बर्थ तक का टाइम को आपको फिटस बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं जर्म लेयर की ओर। तो जर्म लेयर की बात करें तो आपके कौन से जर्म लेयर से कौन सा सिस्टम बनते हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोडर्म यानी कि अंदर का लेयर, मेसोडर्म बीच का लेयर, एक्टोडर्म बाहर का लेयर। एंडोडर्म जो होता है इसे 2 आर से इसको याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, एंडोडर्म यानी कि अंदर से 2 आर। ठीक है, तो इससे आपका बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा रिनल सिस्टम। रिनल सिस्टम में आपका किडनी को छोड़ करके मतलब किडनी ही तो असली रिनल सिस्टम है, लेकिन आपके ये मेसोडर्म से बनेगा। बाकी जो आपका यूरेथ्रा वगैरह हो गया, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह हो गया, क्यूरेटर वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ आपके एंडोडर्म से बनेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिनल सिस्टम ये दोनों आपके जो है किडनी को छोड़ करके एंडोडर्म से बनेंगे। दूसरा आपका आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म से आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन हो गए, जैसे आपका किडनी हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, जीआई सिस्टम हो गया, जेनाइटल सिस्टम हो गया, साथ में आपका माइक्रोग्लियल सेल, ब्रेन सेल, ये सभी वाइटल ऑर्गन हैं। ये सभी हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। तो ये सभी का फॉर्मेशन आपका मेसोडर्म से होता है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा नर्व सिस्टम भी है। तो इकलौते आपके नर्व सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो आपका एक्टोडर्म से होता है। मैंने पहले ही बताया था कि नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन जो है एक्टोडर्म से होता है और 3 to 4 वीक में होता है। ठीक है, 3 to 4 वीक मतलब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 2 to 8 वीक के अंदर सारे लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 से 4 वीक में आपका एक्टोडर्म बनता है और उससे आपका नर्व सिस्टम बनता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ द नर्व सिस्टम, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है कि कैसे आपका नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होता है बोला है मैंने, है ना। तो यहाँ पे आपका 3 जो लेयर है वो यहाँ पे है, एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला लेयर है एक्टोडर्म, इससे यहाँ पे आपको बीच में देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये जो राउंड निशान है उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड करके। ठीक है, फिर इससे आपको एक्टोडर्म से आपका न्यूरल प्लेट बनता है। न्यूरल प्लेट ये वाला जो दिख रहा है आपको लाइन, ये है आपका न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट से आपका न्यूरल ग्रूव बनता है। ये हो गया आपका न्यूरल ग्रूव, कि ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है। न्यूरल ग्रूव से आपका न्यूरल क्रस्ट बनता है। न्यूरल क्रस्ट से यानी कि ये जो थोड़ा सा जो झुकाव है ये पूरा एक राउंड शेप ले लेता है। ठीक है, न्यूरल क्रस्ट पूरा राउंड होने के बाद ये न्यूरल ट्यूब बना लेता है। ठीक है, अब इसी न्यूरल ट्यूब से आपका नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नर्व सिस्टम, न्यूरल ट्यूब जो कि 3 से 4 वीक में बना है ना। अब इसी न्यूरल ट्यूब से आपका सीएनएस बनता है। सीएनएस में आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, देन न्यूरोग्लिया, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। न्यूरल ट्यूब से ये सभी पार्ट का आपका फॉर्मेशन होता है। देन आपका जो न्यूरल क्रस्ट होता है उससे आपका पीएनएस, देन श्वान सेल। पीएनएस यानी कि आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम और श्वान सेल, ये दोनों आपके न्यूरल क्रस्ट से फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पे जब आप एक्टोडर्म से जब आप नर्व का फॉर्मेशन देखेंगे तो जो नर्व का फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म से, वहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कि न्यूरल प्लेट से न्यूरल क्रस्ट, न्यूरल ग्रू से न्यूरल क्रस्ट बना, ये हो गया आपका न्यूरल क्रस्ट और ये हो गया आपका न्यूरल ट्यूब। तो ये दोनों से आपका, इससे आपका बनता है पीएनएस, देन इनसे आपका बनता है आपका सीएनएस, और सीएनएस के साथ साथ आपका बनता है न्यूरोग्लिया, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, और इसके साथ आपको बनता है श्वान सेल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन डिफेक्ट, है ना। डिफेक्ट यानी कि आप सभी को पता है जब बेबी बनते रहता है ना, तो वहाँ पे कुछ कुछ डिफेक्ट आपको देखे होंगे, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, एनसेफेलोपैथी वगैरह हो गया। तो ये सारे जो है आपके न्यूरल ट्यूब के जो फॉर्मेशन के टाइम में डिफेक्ट, यानी कि फॉलिक एसिड की जब डिफिशेंसी होती है शरीर में, तभी आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, 99% जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। दूसरा आपका फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, ये सिर्फ आपका 1% ही रोल निभाता है, बाकी आपका क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटी है तभी आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। लेकिन आपका फॉलिक एसिड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट होता है, जो कि आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को होने से प्रिवेंट करता है बेबी को। ठीक है, फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 जो कि 3 to 4 वीक पे
अगर हुआ है डिफिशेंसी तो आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए टू प्रिवेंट द एंटीडे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फॉलिक एसिड स्टार्ट 400 माइक्रोग्राम या 0.4 mg टैबलेट, ठीक, 4 वीक बिफोर प्लानिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। देखो, अगर कोई गर्भवती है ना, या कोई प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या कोई कंसीव करना चाहते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर उनके में फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी है या ऐसा हो सकता है कि उनके पहले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिला था, है ना, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो भी नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए उनको जो है प्रियोर यानी कि प्लानिंग के 1 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड का टैबलेट जो है 400 माइक्रोग्राम आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका कंसीव होता है, कंसीव से 1 to 3 मंथ आपको जो है फॉलिक एसिड का 500 माइक्रोग्राम आपको टैबलेट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफिशेंसी से रिलेटेड, यानी कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी और फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी, दोनों से ही आपके न्यूरल ट्यूब में फॉर्मेशन में डिफिशेंसी देखने को मिलती है। तो आप सबको इसको प्रिवेंट कराने के लिए अब जो है भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है ना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो फॉलिक एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ स्कीम है ना, एनीमिया को साथ साथ आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को भी कम करने के लिए। नेक्स्ट आपका न्यूरल ट्यूब, ठीक, 2 न्यूरोपोर्स होते हैं इसके, है ना, एंटीरियर पोर होता है एंड पोस्टीरियर पोर होता है। एंटीरियर पोर में आपको बोला जाता है आपका सिफेलिक पोर, यानी कि यहाँ पे आपका ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, हेड वाला पार्ट। देन इसको बोला जाता है कॉइडल पोर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आपके, जैसे ये, ठीक, ये हो गया आपके 2 न्यूरोपोर। तो एक ये हो गया जिसको आपका सिफेलिक पोर बोलते हैं, और ये आपका हो गया कॉइडल पोर, ये इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड बना, इससे आपका ब्रेन बना। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एंटीरियर न्यूरोपोर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर। सिफेलिक पोर से ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। देन इंट्रायूटेराइन लाइफ के 25 डेज पोर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ पोर नॉट क्लोज एंड एनी ओपनिंग रहता है तो इंसेफेली कॉज करता है। ठीक है, मैंने बताया कि इंसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, ये सभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। 25 दिन में ये पोर क्लोज हो जाते हैं, और नहीं हुए तो आपको एंसेफेली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो कॉइडल पोर होता है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट से बनता है, आपके पोस्टीरियर न्यूरोपोर से बनता है कॉइडल पोर, जो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ये आपके 26 से 28 दिन में क्लोज होते हैं। अगर किसी कारणवश से नहीं हुआ, या तो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी की वजह से, या तो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से, अगर पोर आपका ओपन ही रह गया तो ये कॉज करता है आपका स्पाइना बाइफिडा। इसी के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 पोर हैं, न्यूरोपोर, एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अगर यहाँ पे कोई ओपनिंग देखने को मिला तो आपको इंसेफेली देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर पोस्टीरियर में अगर आपको कॉइडल पोर में आपको देखने को मिला ओपनिंग, तो आपको स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों बीच में आपका मीडियली कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड होता है। ठीक है, आपने जब कभी इमेज देखा होगा कि स्पाइना बाइफिडा का, कि एक बेबी होता है ना, एक बेबी ऐसा रहता है, और यहाँ पे उनके जो स्पाइनल नर्व है यहाँ पे बताया जाता है, और यहाँ पे एक ओपनिंग टाइप से दिया जाता है। तो ये ऐसे ही होता है स्पाइना बाइफिडा, है ना, कि यहाँ पे जो कॉइडल पोर होते हैं, यानी कि पोस्टीरियर न्यूरोपोर होते हैं, वो उसमें ओपनिंग रहती है, और वहाँ से CSF वगैरह का लीकेज वगैरह हो सकता है, या कोई भी आपको लीकेज देखने को मिल सकता है। तो इसको बोला जाता है स्पाइना बाइफिडा। मैं इमेज लेकर के आऊँगी आपके लिए, है ना। नेक्स्ट, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, इसके बाद हम स्पाइना बाइफिडा हो गया, आपका एंसेफेलोपैथी हो गया, सारे एक डिजीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, और यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। जब तक आप एनाटॉमी अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आपको उसका फिजियोलॉजी या कोई भी डिजीज़ आपको समझ नहीं आएगा। एनाटॉमी में एक एक पार्ट को जब आप अच्छे से क्लियर करेंगे, तभी आपको एक एक डिजीज़ या उनका फंक्शन समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेन के पार्ट के बारे में हम देखते हैं। तो ब्रेन का आपका 3 पार्ट होता है, आप सभी को पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है, तो जो 4 ब्रेन होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन आपका प्रोनसेफेलॉन बोला जाता है, मिड ब्रेन को बोला जाता है आपका मेसेंसेफेलॉन, एंड हैंड ब्रेन को बोला जाता है आपका रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, तो जो 4 ब्रेन होता है ना, और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों से ही मिलकर बना होता है। ये ब्रेन और ये दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को ही आपका बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए MCQs, ठीक है। नर्व सिस्टम इज मेड अप ऑफ, नर्व सिस्टम किससे बनता है? न्यूरॉन से, न्यूरोग्लिया से, नर्व टिश्यू से। तो आपका जो आंसर होगा वो नर्व टिश्यू होगा। नेक्स्ट, नर्व सिस्टम क्या होता है? अब थोड़ा यहाँ पे थ्योरी वाली क्लासेस देख लेते हैं। आपको मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है अच्छे चीज़ें और समझाया है। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा अच्छे से, ठीक है। नर्व सिस्टम क्या होता है? नर्व सिस्टम इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी, 3% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारे बॉडी का टोटल जो बॉडी वेट होता है वो 3% ही कवर करता है नर्वस सिस्टम। जैसे आप 40 किलो के हैं तो आपका 3% जो वेट है वो आपका नर्वस सिस्टम लेता है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि आप सभी ने डायग्राम में देखा होगा कितने उलझे होते हैं नर्वस सिस्टम एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस वगैरह, है ना। नेक्स्ट, एनाटॉमी स्ट्रक्चरल यूनिट इसका जो होता है आपका न्यूरॉन होता है, आप सभी को पता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट आपका एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल यूनिट पूछे तो आपको न्यूरॉन लगाना है। अगर आपको फिजियोलॉजी या फंक्शनल यूनिट पूछे नर्व सिस्टम का तो आपको नर्व इम्पल्स होगा, ठीक है। आंसर एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट कुछ MCQs है आपके लिए जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट सेल इन मेल में अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है न्यूरॉन, है ना। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो होता है आपका स्पर्म, ठीक है। और वही उल्टा आपके फीमेल में बात करें तो लार्जेस्ट सेल आपका फीमेल में होगा ओवम, क्योंकि ओवम बहुत बड़ी सेल होती है। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें आपका तो प्लेटलेट्स, क्योंकि फीमेल में आपका वो तो होता ही नहीं है स्पर्म, है ना। तो प्लेटलेट्स आपका स्मॉलेस्ट सेल होगा फीमेल में, ठीक है। तो ये चारों आप हमेशा याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब मेल में आपका ओवम नहीं होता इसलिए लार्जेस्ट सेल आपका न्यूरॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू यानी कि आपका न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन या ग्लियल सेल जो न्यूरोग्लिया होता है ये दोनों ही नर्वस टिश्यू होते हैं आप फ्रेंड्स। तो आपने जो ये MCQs देखे हैं ऐसे ही MCQs आगे और है आपके लिए जो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपको बात करते हैं नर्वस टिश्यू का। तो 2 टाइप के नर्वस टिश्यू होते हैं यहाँ पे, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया को आपको ग्लियल सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी सेल होते हैं, एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रेजेंट होता है। और ये प्राइमरी सेल होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के। एंड इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता यानी कि गुणसूत्र नहीं पाए जाते और इसलिए सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सेल डिवीज़न भी नहीं होता। और फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका सेल डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कैंसर भी नहीं होते हैं। आप सभी को पता है कि कैंसर में क्या होता है कि एक्सेसिव सेल ग्रोथ होता है, एक्सेसिव सेल डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम ही नहीं होता, इसलिए आपका सेल डिवीज़न नहीं होता। और यहाँ पे आपको न्यूरॉन में कभी भी आपको कैंसर देखने को नहीं मिलेगा। अगर नर्व सिस्टम का अगर आपको कैंसर सुनने को मिलेगा तो आपका वो होगा न्यूरोग्लिया का, यानी कि ग्लियल सेल का कैंसर होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूरोग्लिया होते हैं वो नॉन एक्साइटेटरी सेल होते हैं, नो एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होता और ये सिर्फ आपके सपोर्टिव सेल होते हैं। और इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे इसका सेल डिवीज़न होता है ना। सेल डिवीज़न होता है तो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको कैंसर देखने को मिलेगा तो वो न्यूरोग्लिया का, ग्लियल सेल का ही कैंसर रहेगा, आपका न्यूरॉन का नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट आप कर लीजिए, इन न्यूरॉन नो सेंट्रोसोम, नर्व कॉज कैंसर, नेवर कॉज कैंसर, नेवर रीजनरेशन, है ना। तो इसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं होता इसलिए रीजनरेट भी नहीं हो सकते और कैंसर भी कॉज नहीं कर सकते। और ग्लियोमा में आपका मोस्ट कॉमन टाइप का जो कैंसर है ना, ग्लियोमा एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कैंसर है जो कि एस्ट्रोसाइटोमा में होता है। एस्ट्रोसाइटोमा यानी कि ट्यूमर ऑफ द एस्ट्रोसाइट सेल। अब आपको मैं बताऊंगी कि एस्ट्रोसाइट सेल होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्लियल सेल होता है वो 5 टाइप का सेल होता है अलग अलग। वो 5 टाइप के सेल के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊँगी। उससे पहले आपके लिए कुछ MCQs है 10-11, है ना। इसको अपन सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द न्यूरोग्लिया यानी कि ग्लियोमा, और ग्लियोमा कहाँ होता है आपके एस्ट्रोसाइट सेल पे,
ठीक है। और मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन एडल्ट में बात करें तो आपका ग्लियोमा ही होगा, ठीक है, जो कि ग्लियल सेल का कैंसर है। और अगर चिल्ड्रन में बात करें तो मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर चिल्ड्रन में आपका मेडुला ऑब्लांगाटा होगा, ठीक है। मेडुला ब्लास्टोमा जो आपका जो कैंसर है वो चिल्ड्रन में होगा। और एडल्ट में बात करें तो ग्लियोमा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेन कैंसर मेटास्टेसिस इज अ लंग। मेटास्टेसिस का मतलब फैलने वाला, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है फैलना। जो ब्रेन कैंसर होता है, अगर ब्रेन में कैंसर हुआ है तो वो कहाँ मेटास्टेसिस होगा, तो मोस्ट कॉमन जो साइट होता है वो आपका होता है लंग्स, ठीक है, वाया सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। मोस्ट अर्ली सिम्टम ऑफ द ब्रेन कैंसर। तो अगर किसी को ब्रेन कैंसर हुआ है तो उसका सबसे अर्ली सिम्टम्स क्या होगा, तो आपका रिकरेंट हेडेक, बार बार उनको हेडेक देखने को मिलेगा। मोस्ट अर्ली सिम्टम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। तो स्पाइनल कॉर्ड कैंसर में आपको बैक एक होगा, पेन ज़्यादा होगा आपको बैक में, कमर में। मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन की बात करें तो आपको ल्यूकेमिया यानी कि WBC का कैंसर। मोस्ट कॉमन बोन कैंसर इन चिल्ड्रन तो ऑस्टियोसार्कोमा, बोन कैंसर आपके चिल्ड्रन में होता है तो ऑस्टियोसार्कोमा। और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर की बात करें तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी। तो जो स्टेपिस है इंकस के बीच का जो जॉइंट होता है, इंकस है ना, मतलब जो हमारे ईयर में जो बोन होता है वो जॉइंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। और लार्जेस्ट जॉइंट की बात करें तो आपका नी जॉइंट जो है वो लार्जेस्ट जॉइंट है। देन स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट की बात करें तो आपके लिए होगा आपका सैक्रोइलियक जॉइंट, यानी कि जो आपका कमर का जो जॉइंट है ना, इलियक रीजन का, वो सैक्रोइलियक जॉइंट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। तो आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 13 MCQ लेकर के आई हूँ, ठीक है। 13 MCQ आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना, ऐसे छोटे छोटे MCQs, ठीक है। तो चलिए आगे का बात करते हैं कि न्यूरोग्लियल ये जो सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें 4 इन CNS में देखने को मिलता है, 2 इन PNS में देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 6 सेल होते हैं यहाँ पे, जो कि आपका सपोर्टिव सेल होता है। न्यूरॉन्स तो आपका प्राइमरी सेल था, है ना, न्यूरॉन आपका प्राइमरी सेल था। अब ये होता है आपका सपोर्टिव सेल, जो कि टोटल 6 टाइप से होते हैं, जिसमें 4 इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और 2 आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। 4 में आप बात करते हैं कि आपका एस्ट्रोसाइट, जिसका जो कैंसर हो रहा था ग्लियोमा, मोस्ट कॉमन कैंसर आपका एस्ट्रोसाइटोमा होता है वो, है ना। माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल और ओलिगोडेंड्राइट सेल। देन 2 आपका PNS में स्वान सेल होगा और सैटेलाइट सेल। तो बात करते हैं यहाँ पे चारों सेल के बारे में। तो आपका जो एस्ट्रोसाइट जो सेल होता है वो आपका ये वाला है, ठीक है, नीचे वाला जो स्टार जैसे जो दिख रहा है ना, वो होता है आपका एस्ट्रोसाइट सेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है आपका माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल आपका ये होता है जो माइक्रोफेज होता है, ये सेल का भक्षण करता है, यानी कि माइक्रोफेजिक का काम करता है। नेक्स्ट आपका होता है इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल यानी कि जो इपिथेलियल टिश्यू होता है सेम उसी के स्ट्रक्चर जैसा ये हो गया आपका इपेंडाइमल सेल। देन होता है ओलिगोडेंड्रॉइड, जो डेंड्रॉइड्स होते हैं आपके न्यूरॉन्स में, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओलिगोडेंड्रॉइड्स। इसमें क्या होते हैं कि 2 टाइप के सेल होते हैं आपको, माइलिन शीथ होता है और है ना, माइलिन शीथ होता है, जिसमें एक सेल जो है बहुत सारे यहाँ पे जो ओलिगोडेंड्रॉइड्स का जो सेल होता है, एक सेल जो है बहुत सारे माइलिन शीथ से जुड़ता है। और आपको सैटेलाइट सेल, ये जो सेल है वो सैटेलाइट सेल होता है, और ये इस टाइप का जो सेल होता है उसको बोलते हैं स्वान सेल। स्वान सेल ये आपका लास्ट वाला है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका स्वान सेल होता है, इसमें एक सेल के अंदर सिर्फ एक माइलिन शीथ होता है, और इसमें एक सेल में आपके बहुत सारे माइलिन शीथ देखने को मिलता है। ये दोनों में आपको डिफरेंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, आपके ओलिगोडेंड्राइट सेल में और स्वान सेल में, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं सभी सपोर्टिव सेल होते हैं, जिसको न्यूरोग्लियल बोला जाता है या ग्लियल सेल बोला जाता है, ठीक है। तो 2 टाइप के जो सेल हमने देखा था यहाँ पे नर्व टिश्यू में, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो ये आपके 6 टाइप के होते हैं, जिसमें 4 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और 2 आपके PNS में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा 2 लाइन और देख लेते हैं यहाँ पे। पहला आपका एस्ट्रोसाइट यानी कि जो स्टार लाइक का जो सेल बताया था वो स्टार लाइक सेल होता है, ये लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया होता है, नंबर अबंडन यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो ब्रेन तक कोई भी इन्फेक्शन को ब्लड के थ्रू जाने नहीं देता, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करता है ये। इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू द ब्रेन, इट प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेन, है ना, वही ब्लड ब्रेन बैरियर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन है उसको जाने से रोकता है। वेंट्रिकुलर ऑर्गन तो है ऑर्गन ऑफ ब्रेन विथ लैक ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर,
तो ऐसे 2 ऑर्गन हैं जहाँ 2-3 ऑर्गन हैं जहाँ पे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर की कमी होती है, यानी कि एस्ट्रोसाइट सेल की ही कमी होती है। तो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया और पिट्यूटरी, ये तीनों जगह आपके जो एस्ट्रोसाइट सेल होते हैं उसकी कमी होती है। इन्फेक्शन कैन ट्रांसफर टू ब्रेन वाया दिस ऑर्गन, है ना। तो आपका जो है जहाँ पे आपका एस्ट्रोसाइट सेल नहीं है तो उसके थ्रू यहाँ पे आपको कमी है, और एस्ट्रोसाइट सेल क्या काम कर रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का। अब यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे इन्फेक्शन इजीली क्रॉस हो सकता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि आपको ये सारे जो ऑर्गन है इन्फेक्शन क्रॉस कर सकते हैं टू ब्रेन को इन ऑर्गन के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल को आपको जीटर सेल भी बोलते हैं। ये माइक्रोफेज का काम करते हैं। इसमें 4M आपको देखने को मिलेगा। एम फॉर्मेशन मेसोडर्म लेयर से ये फॉर्मेशन होता है इसका। ये माइक्रोग्लियल जो पार्ट है उसका फॉर्मेशन मेसोडर्म से होता है। एम माइक्रोफेज का काम करता है, कील माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कील करता है। एम डिराइव्ड मोनोसाइट WBC प्रेजेंट होता है इसमें। एम माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रो सेल, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और एस्ट्रोसाइट लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप का एम इसमें देखने को मिलता है। मेसोडर्म से बनता है और माइक्रोफेज का काम करता है। मोनोसाइट प्रेजेंट होता है। मोनोसाइट क्या है, WBC का टाइप है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होता है और आपके स्मॉलेस्ट सेल है ये। नेक्स्ट आपका इपेंडाइमल सेल, और ये जो इपेंडाइमल सेल होता है फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिथेलियल लेयर इन अ ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, आपको टोटल 4 टाइप के वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, मैं आगे बताऊंगी। 2 लेटरल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे एपिथेलियल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल में आपका एपेंडाइमल सेल और पैरामीटर प्लस एपेंडाइमल सेल मिलके आपका कोरोइड प्लेक्सस बनाता है, और इसी कोरोइड प्लेक्सस में आपका CSF का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये जो है कवर करके रखता है आपको CSF को, इसी के बीच में आपका CSF बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका CSF ऐसा, ये आपका CSF है और इसके चारों तरफ आपका कोरोइड प्लेक्सस है, यानी कि कवरिंग लेयर बनाता है आपका एपेंडाइमल सेल। नेक्स्ट आपका आता है ओलिगोडेंड्राइट सेल। ओलिगोडेंड्राइट सेल मैंने बताया है कि इसमें एक सेल में बहुत सारे आपके माइलिन शीथ होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीथ इन CNS यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें यहाँ पे ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। CNS में एक सेल कैन मेक मोर माइलिन शीथ, मैंने जो बताया वही है। नेक्स्ट आपका स्वान सेल होता है। स्वान सेल आपका क्या सपोर्टिव सेल होता है जो कि PNS में प्रेजेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है माइलिन शीथ इन PNS में, एंड 1 सेल कैन मेक ओनली 1 माइलिन शीथ। इसमें जो एक सेल होता है वो एक ही माइलिन शीथ बनाता है। और सेम जस्ट इसका अपोजिट ओलिगोडेंड्राइट सेल में एक सेल जो है बहुत सारे आपके माइलिन शीथ बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल यानी कि स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड इन PNS। ये जो है PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके जो MCQs में काम आएंगे, है ना, तो उसको भी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक। तो मैक्रोफेजेस होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे सिस्टम है और सभी सिस्टम का अलग अलग मैक्रोफेजेस होते हैं, यानी कि जो भी बाहरी ऑर्गेनिज्म आता है उसको खा जाते हैं वो मैक्रोफेज, यानी आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि भक्षण करने वाला, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेल होते हैं हमारे बहुत सारे सिस्टम में, जैसे आपके इंटेस्टाइन में होता है मैक्रोफेजेस, उसको वो होता है पेयर पैचेस, ठीक है। पेयर पैचेस लीवर में होता है आपके कुफर सेल, लंग्स में होता है आपके डस्ट सेल, स्किन में होता है आपका लंगरहैंस सेल, एंड प्लेसेंटा में आपका होता है हेबबर सेल, ठीक है। तो ये 5 टाइप के, आप इस 5 पॉइंट को याद रखना कि आपके इंटेस्टाइन में होता है पेयर पैचेस, लिवर में होता है कुफर सेल, लंग्स में होता है डस्ट सेल, स्किन में होता है लैंगरहैंस सेल, प्लेसेंटा में होता है हेबबर सेल, ठीक है। तो ये 5 टाइप के आपके MCQs हैं। मैंने बहुत सारे आपको छोटे छोटे MCQs भी बताए हैं फ्रेंड्स। क्लासेस आज हमारा फर्स्ट है तो मैं सिर्फ आधा घंटा का ही लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आगे के और भी क्लासेस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, कुछ डाउट रहे तो कमेंट भी कर देना। और ये आपके न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि नर्वस सिस्टम है तो न्यूरॉन कब से आएगा, तो आपको कल से देखने को मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे MCQs, बहुत सारे डायग्राम वगैरह सब चीज़ आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा और रिविज़न कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। आई होप कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, और कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कुछ भी डाउट रहे। और ये जो मैंने आपको कम से कम इस एक क्लास में, है ना, 30 मिनट का
मैंने अभी क्लास लिया है, 30 मिनट नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, है ना। तो ऐसे ही आपके MCQs या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होंगी जब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर बताते रहूँगी। जैसे आपका हो गया यहाँ पे ब्रेन कैंसर, मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर चिल्ड्रन में क्या होता है, तो मेडुलोब्लास्टोमा, एडल्ट में क्या होता है तो ग्लियोमा, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो बनते हैं आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम में, चाहे वो एम्स का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका स्टाफ नर्स का, कोई भी ज़िले का, कोई भी स्टेट का, ऑल इंडिया में एग्ज़ाम हो, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।